आजकल मार्केट में आईपीओ की लाइन लगी हुई है, पूरे मार्केट में एक हाइप मची हुई है और रिटेल इन्वेस्टर्स भी लगे हैं बिना सोचे समझे आईपीओ में अप्लाई करने में। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये जो आईपीओ है ये एक साथ भीड़ में ही क्यों आते हैं? इसके अलावा ये जो लिस्टिंग गेन है ये कौन डिसाइड करता है कि कितना लिस्टिंग गेन मिलेगा? इसके अलावा आप अपने आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस को कैसे बढ़ा सकते हैं? और हाँ, ये जो आईपीओ हैं ये कैसे एक टाइमिंग और मार्केटिंग को मिलाकर आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। इवन अभी तो इन्वेस्टर्स आईपीओ के ऐसे दीवाने हो गए ना कि बिना सोचे समझे हर आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं और उनके माइंड में अलग ही कुछ ऐसे मिथ्स हैं जिनको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपनी आंखें खोलने के लिए इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि जब भी आईपीओ आता है तो हमें लगता है उसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है जो कि फाइनेंशियली बहुत ही अच्छी होगी, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती है। इवन पास्ट में ऐसे बहुत सारे आईपीओ आ चुके हैं जो कि लॉस मेकिंग कंपनीज हैं। आप खुद सोचो, अगर एक कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है तो क्या उसका मेन मोटिव आपको अपना पार्टनर बनाना या आपके साथ अपना प्रॉफिट शेयर करना है? नहीं, आईपीओ इसलिए आते हैं क्योंकि कंपनी को पैसा चाहिए अपना कर्ज चुकाने के लिए, अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए, या फिर कई बार उसके जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं वो अपना शेयर बेचकर निकलना चाहते हैं, इसलिए वो आपसे फंड उठा रहे हैं। तो आंख बंद करके ये सोच लेना कि जो भी कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है उसमें सब कुछ अच्छा है, उसके फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, ये ठीक नहीं है। इसका एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है जोमैटो। जब आईपीओ आया था तब इस कंपनी ने लिस्टिंग गेन दिए थे, लेकिन इसके फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं थे, ये कंपनी लॉस में थी। तो उसके बाद शेयर की प्राइस गिरकर एक टाइम पर 50 रुपए तक आ गई थी और इन्वेस्टर्स उसमें फंस गए थे। अब जब जोमैटो को 2 साल हो चुके हैं तब जाके उसके शेयर की प्राइस उसकी लिस्टिंग प्राइस के आसपास पहुंची है। यहाँ पर क्लियर कर दूं कि मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है तो वो खराब कंपनी है या गलत है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब कोई कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है ना, तो वहां पर सोचो और समझो कि वो कंपनी आईपीओ क्यों लेकर आ रही है। अगर मान लीजिए जो कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है उसका पर्पस है खुद को एक्सपैंड करना या फिर नए एक्विजिशन करना या किसी भी तरीके से कंपनी को ग्रो करना, और कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, तो ऐसे आईपीओ में इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई लॉस मेकिंग कंपनी आईपीओ से पैसे रेज करके अपना कर्ज चुका रही है या फिर उसके जो पहले के इन्वेस्टर्स हैं वो एक लॉस मेकिंग कंपनी से निकलना चाहते हैं और इसके लिए आईपीओ लेकर आ रहे हैं, तो इसमें आपका क्या फायदा है? अगर कोई कंपनी अपने बिजनेस से पैसे कमाकर अपना कर्ज नहीं चुका पा रही है तो वो आपको क्या रिटर्न्स देगी? अब आपने एक जीएमपी सुना होगा, यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम। इसके पीछे भी बहुत लोग पागल रहते हैं। उनको लगता है कि अगर किसी आईपीओ का जीएमपी हाई है तो इसका मतलब है कि 100% उन्हें उतने रिटर्न्स तो मिलने ही है। तो देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीएमपी कोई ऑफिशियल प्राइस नहीं होती है, ये बस स्पेक्युलेटिव प्राइस है और इससे आप गारंटी लेके नहीं चल सकते हैं कि आपको इतने लिस्टिंग गेन हो जाएंगे। हालांकि इससे आपको इंडिकेशन तो जरूर मिल जाता है, लेकिन अगर आप सिर्फ इसके बेसिस पर इन्वेस्ट करोगे तो वहां पर आप फंस सकते हो। इसका एक एग्जांपल आपको दूं तो जब ईज ट्रिप प्लानर्स का आईपीओ आ रहा था ना, तो उसका जो जीएमपी था वो 60 to 70% के लिस्टिंग गेन दिखा रहा था, लेकिन जब वो आईपीओ लिस्ट हुआ तब उसमें सिर्फ 12% का लिस्टिंग गेन हुआ। तो सिर्फ जीएमपी देखकर आईपीओ में कभी भी अप्लाई मत करना। अब आजकल जो रिटेल इन्वेस्टर्स है ना, इनको मार्केटिंग करके बेवकूफ बनाना बड़ा आसान हो गया है। अब देखो, जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है तो वो अपनी मार्केटिंग तो करेगी, अपने प्रमोशन में कई करोड़ रुपए खर्च करेगी, अपनी तारीफ में कई सारे आर्टिकल्स पब्लिश करवाएगी, कई जगह पर यूट्यूबर्स को पेमेंट की जाती है आईपीओ की तारीफ करने के लिए। मैं क्लियर कर दूं कि आज तक हमने लाइफ में कोई भी पेड आईपीओ नहीं बनाया है और फ्यूचर में भी कभी भी कोई पेड आईपीओ हम नहीं बनाएंगे। जो हमें जेन्युइनली लगता है उसके ऊपर ही हम वीडियो बनाते हैं और जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है वही इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो पेमेंट लेके पहले आईपीओ के ऊपर वीडियो बनाते हैं, उसके बाद दोबारा से जिस दिन आईपीओ आता है तो बोलते हैं कि हम भी अप्लाई कर रहे हैं। अभी फिलहाल तो ये थोड़ा कम हो गया है, लेकिन पहले बहुत लोग ये किया करते थे, जिससे भोले भाले इन्वेस्टर्स को लगता है कि यार उसने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, उसने भी वीडियो बना रखी है, सब इस आईपीओ की तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब आईपीओ अच्छा है। इवन कुछ आईपीओ तो ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही प्रमोशन करते हैं, हर जगह पर आपको उनका नाम सुनाई देगा। जैसे अगर पेटीएम की बात करें तो पेटीएम क्योंकि एक पॉपुलर कंपनी थी, दूसरा क्योंकि पेटीएम का जो इशू साइज था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था, तो लोगों को ज्यादा माल बेचना था, तो इसलिए कंपनी के अराउंड बहुत हाइप क्रिएट की गई। लोगों ने बिना सोचे समझे उसमें इन्वेस्ट किया, ये भी नहीं देखा कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं। उसका जो आईपीओ प्राइस था वो 2150 रुपए था, जबकि उससे 10% के डिस्काउंट में वो स्टॉक लिस्ट हुआ और आज तो हालत ये है कि वो स्टॉक 600 कुछ रुपए की प्राइस में सेल हो रहा है। यानी जिसको पेटीएम के अलॉटमेंट हुई होगी ना, वो तो आज तक सर पकड़ के रो रहा होगा। तो इसलिए कभी भी मार्केट में जो हाइप बनती है कि 10 साल में पहली बार इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है या फिर आज
आज तक का सबसे बड़ा आईपीओ आ रहा है, इन बातों में ध्यान देने की जगह उस कंपनी के फंडामेंटल्स में ध्यान दो, उसकी वैल्यूएशन में ध्यान दो और तब जाकर इन्वेस्ट करो। अब अगर पेटीएम की बात हो ही रही है तो इस आईपीओ से एक और मिथ ब्रेक करते हैं और वो है ओवर सब्सक्रिप्शन की। आजकल जब भी कोई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो वहां पर आपको उन नंबर्स को दिखाया जाता है कि ये आईपीओ 40 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है, ये 60 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है, ये 100 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है। मतलब जैसे मूवी के कलेक्शन दिखाए जाते हैं, इसने 100 करोड़ कमाए हैं, 400 करोड़ कमाए हैं, वैसे ही आजकल ओवर सब्सक्रिप्शन दिखाए जाते हैं आईपीओ के। और इस ओवर सब्सक्रिप्शन को देखकर सबसे ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट के डिसीजन बनाते हैं। इन्वेस्टर्स को लगता है कि अगर कोई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है फिर तो मुझे भी इसमें सब्सक्राइब कर देना चाहिए क्योंकि ये अच्छे ही रिटर्न्स देगा। तो मैं आपको बता दूं कि पेटीएम का जो आईपीओ था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था, लेकिन उसके बावजूद वो ओवर सब्सक्राइब हुआ था और उसके आगे की कहानी तो आपको पता ही है। इसके अलावा जब रिलायंस पावर का आईपीओ आया था ना तो वो उस टाइम पर सबसे ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होने वाला आईपीओ था। इवन वो 73 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था। लेकिन जिस दिन वो लिस्ट हुआ उसी दिन वो अपने इशू प्राइस से 17% गिर गया और आज तक उसकी प्राइस नहीं बढ़ी है। तो अगर आप ये सोचते हो कि यार स्टॉक्स छोड़ो, म्यूचुअल फंड छोड़ो, आईपीओ में इन्वेस्ट करता हूं क्योंकि आईपीओ है तो अच्छे ही रिटर्न्स देगा और यहाँ पे रिस्क भी कम होगा, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप एक आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर आपके पास उस कंपनी का कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो इस टाइम पर तो वो नॉर्मल स्टॉक से भी ज्यादा रिस्की है क्योंकि यहां पर आपके पास उतना ज्यादा डेटा नहीं है जितना लिस्टेड स्टॉक्स का होगा। तो इसलिए आईपीओ बहुत हाई रिस्क कैटेगरी में ही आता है। लेकिन ज्यादातर इन्वेस्टर्स ऐसा नहीं सोचते हैं। उन्हें लगता है कि आईपीओ तो लगभग पैसा डबल करने की स्कीम है। इवन मेरा एक दोस्त है जिसने टाटा टेक के आईपीओ में अप्लाई किया था। अब उसको अलॉटमेंट नहीं हुई और उसने 140% के रिटर्न्स दे दिए। तो अब इसको गुस्सा आया। इसने क्या किया, बिना सोचे समझे डॉम्स के आईपीओ में भी अप्लाई कर दिया, आइनॉक्स के आईपीओ में भी अप्लाई कर दिया, और वो भी इस डर से कि कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए। हालांकि दोनों ने ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन क्या सिर्फ फोमो में आकर आईपीओ में अप्लाई करना सही है? अब देखो, आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ही नेगेटिव आईपीओ के बारे में बोल रहा हूं, लेकिन मैं तो फिर भी इतना कुछ नहीं बोल रहा हूं। वॉरेन बफे के जो गुरु थे बेंजामिन ग्राहम, उन्होंने तो कहा था कि आईपीओ की फुल फॉर्म है इट्स प्रोबेबली ओवरप्राइज्ड या फिर इमेजिनरी प्रॉफिट ओनली। अब देखो, मैं इतने एक्सट्रीम में नहीं जाऊंगा, लेकिन उनकी बात में कुछ तो सच्चाई होगी, इसलिए हमें केयरफुल रहना चाहिए। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखो कि जब कोई कंपनी शेयर्स बेच रही है ना, तो वो आपको आपके फायदे के लिए शेयर्स नहीं बेच रही है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि जितनी महंगी प्राइस में वो आपको शेयर्स बेच सकती है वो बेचे। तो आपको खुद डिसाइड करना चाहिए कि वो प्राइस फेयर है या फिर नहीं। अब यहां तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप आईपीओ में अप्लाई करने से पहले क्या देखते हैं। अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं लिस्टिंग गेन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि कैसे डिसाइड किया जाता है कि एक स्टॉक में कितना लिस्टिंग गेन होगा। तो एक आईपीओ की इशू प्राइस तो अलग है, लेकिन किस प्राइस में जाकर वो लिस्ट होगा ये इन्वेस्टमेंट बैंक डिसाइड करता है, जो कि पूरे आईपीओ के प्रोसेस में कंपनी को असिस्ट कर रहा होता है। बट ये डिसीजन वो बिना सोचे समझे अपनी मर्जी से नहीं लेते हैं। इस पर वो काफी सारे फैक्टर्स देखते हैं, जिसमें ऑब्वियसली जीएमपी एक फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं। जैसे एक फैक्टर है डिमांड। अगर किसी आईपीओ की मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो उसमें लिस्टिंग गेन ज्यादा हो सकते हैं। बट आईपीओ की डिमांड ज्यादा होने के लिए एक कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल, उसकी वैल्यूएशन और उसकी ग्रोथ का ज्यादा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब ऐसा होगा तो जो आईपीओ है वो ओवर सब्सक्राइब होगा, और अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होगा तो इसका मतलब उस आईपीओ की बहुत ज्यादा डिमांड है, जिसमें से बहुत सारे लोगों को अलॉटमेंट नहीं हो पाएगा और वो बाद में मार्केट में जाकर उस स्टॉक को खरीदेंगे, जिससे उसकी और ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी। यानी यहाँ पर सिंपली डिमांड एंड सप्लाई का रूल लगता है। अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है तो उसकी जो लिस्टिंग गेन है वो ज्यादा होती है, और अगर डिमांड कम है तो वहां पर वो जो स्टॉक है वो डिस्काउंट में भी लिस्ट होता है। अब यहां पर आप बोलेंगे कि सर, थोड़ी देर पहले ही तो आपने कहा था कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होने का मतलब ये नहीं है कि वहां पर लिस्टिंग गेन होगा। लेकिन वहां पर मेरे कहने का मतलब ये था कि सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन को देखकर आपको किसी आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वो कोई गारंटी नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये होता है कि उसमें लिस्टिंग गेन होने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन वहां पर मैं आपको सिर्फ ये क्लियर करना चाह रहा था कि आपको आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उसके फंडामेंटल्स और उसके वैल्यूएशन को भी देखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो लिस्टिंग गेन के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो है ओएफएस, यानी ऑफर फॉर सेल, जिसमें जो कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अपने स्टेक को सेल करते हैं। और इस केस में आईपीओ से जो पैसा रेज किया जाता है वो उस कंपनी के पास नहीं बल्कि उसके इन्वेस्टर्स के पास जाता है। तो देखो, अगर ओएफएस की वैल्यू
आईपीओ में फ्रेश शेयर्स से ज्यादा है तो ये एक रेड फ्लैग है और हो सकता है कि इससे लिस्टिंग गेन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़े। हालांकि अभी जो टाटा टेक का आईपीओ आया था वो एक कंप्लीटली ओएफएस था और उसमें कोई भी फ्रेश इशू नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उसने बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन दे दिए। तो इसके पीछे का रीजन टाटा की ब्रांड वैल्यू और टाटा टेक का ग्रोथ पोटेंशियल था। लेकिन हर बार और हर कंपनी के साथ ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले आईपीओ में फ्रेश इशू कितना है और ओएफएस कितना है ये भी जरूर देखें। तो अगर शॉर्ट में आपको बताऊं तो डिमांड, ओएफएस, जीएमपी, मार्केट सेंटिमेंट्स और मार्केट की करंट सिचुएशन को मिलाकर एक कैलकुलेशन की जाती है और उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि उस स्टॉक की लिस्टिंग प्राइस क्या होगी। इसके अलावा अगर कभी कोई अच्छा स्टॉक सही प्राइस पे लिस्ट हो जाता है तो उस स्टॉक में अभी भी हाई डिमांड बनी रहती है, जिससे ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है और ऐसे में लिस्टिंग गेन के ऊपर और भी रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। जैसे हमने टाटा टेक के आईपीओ में देखा, वो आईपीओ लिस्ट तो 140% के गेन पे हुआ, लेकिन उसी दिन उसने 20% के और रिटर्न्स दे दिए थे। अब आपको लिस्टिंग गेन के बारे में समझ आ गया है और ये भी समझ आ गया है कि आईपीओ में अप्लाई करने से पहले क्या नहीं करना है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आईपीओ का एनालिसिस करें तो करें कैसे। तो देखो, इसके लिए आपको कंपनी के दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स डीआरएचपी और आरएचपी को पढ़ना होगा। इसमें आपको कंपनी के सभी फाइनेंशियल्स, उसके बिजनेस मॉडल, उसके रेवेन्यू मॉडल के बारे में डिटेल में पता चल जाएगा। अब क्योंकि डीआरएचपी और आरएचपी काफी बड़ा होता है और बहुत सारे लोग इनको इतना डिटेल में नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसे में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर उनके फाइनेंशियल्स को डिस्कस किया होता है, तो आप उसको देख सकते हैं। या फिर अगर यूट्यूब में भी वीडियो देख रहे हो ना, तो उस वीडियो को देखो जिसमें उस कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स को डिस्कस किया गया हो, ना कि सिर्फ ऊपर की बातें की गई हो। और स्पेशली जिस आईपीओ रिव्यू में आपको उसकी सिर्फ तारीफें बताई जाती है, कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं बताया जाता है, तो उनको तो आप अवॉइड ही करो। अगर सपोज ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको इजीली नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप सेबी की वेबसाइट में जाकर भी इन डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप आरएचपी या डीआरएचपी में से आरएचपी को पढ़ेंगे तो ये ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आरएचपी एक फाइनलाइज्ड फॉर्म होती है आईपीओ की, जबकि डीआरएचपी इनिशियल स्टेज में फाइल किया जाता है, तो उसमें बहुत सारी डिटेल्स मिसिंग होती है, इसलिए आरएचपी पर ज्यादा फोकस करें। अब आप कहेंगे कि मैं रिसर्च भी कर लूंगा, अपनी पूरी कोशिश कर लूंगा और उसके बाद जाके अप्लाई करूंगा, लेकिन अलॉटमेंट तो मिलती ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। तो देखिए, वैसे अलॉटमेंट बहुत ज्यादा हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपनी अलॉटमेंट होने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। अब ये कोई 100% सक्सेस वाला फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इससे आपके चांसेस काफी बढ़ जाएंगे, तो आप इसको तो जरूर ट्राई किया कीजिए। तो देखो, अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अलग अलग डीमैट अकाउंट से अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास अलग अलग ब्रोकर्स में डीमैट अकाउंट हो अपने ही नाम से, और आप अपने ही नाम से अलग अलग ब्रोकर से अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे में आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो इसलिए अपने नाम से सिर्फ किसी एक ही ब्रोकर से अप्लाई करें। इससे बेटर होगा कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पर भी डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए और उनके नाम से अप्लाई कीजिए, क्योंकि जब आप अपने फैमिली मेंबर्स के नाम से अप्लाई करेंगे तो उस एप्लीकेशन को सेपरेट माना जाएगा और ऐसे में आपके अलॉटमेंट होने के चांसेस उतने गुना बढ़ जाएंगे जितने ज्यादा डीमैट अकाउंट से आप अप्लाई करेंगे, लेकिन वो डिफरेंट पर्सन के होने चाहिए। वैसे अगर आप अपनी फैमिली में किसी का डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं या खुद के लिए भी बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। दूसरा, अगर मान लो कोई ऐसा आईपीओ आ रहा है जिसकी पेरेंट कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, तो ऐसे में अगर आप पेरेंट कंपनी के शेयर्स ले लेंगे तो फिर आप रिटेल कैटेगरी में ना रहकर जो शेयर होल्डर वाली कैटेगरी है उसमें आ जाएंगे और वहां पर आपको अलॉटमेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जैसे टाटा टेक का आईपीओ आया था, तो इसमें जो टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर्स थे उनके लिए 10% जो कोटा था वो रिजर्व रखा गया था। तो अगर आपके पास टाटा मोटर्स के शेयर होते और आप शेयर होल्डर वाली कैटेगरी से अप्लाई करते तो आपको अलॉटमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते। इवन मेरा एक दोस्त था, उसने अप्लाई किया और उसको अलॉटमेंट हो गई थी। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस रिजेक्ट होती हैं वो होती हैं गलत डिटेल्स फिल करने की वजह से। तो कभी भी अपनी डिटेल्स को फिल करने में जल्दबाजी ना करें। वैसे आजकल ज्यादातर डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल हो जाती हैं, लेकिन अगर आप अपने बैंक अकाउंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर आप गलत डिटेल्स डालेंगे तो फिर आपको अलॉटमेंट होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। और फाइनली देखो, इन्वेस्टिंग एक बहुत ही लोनसम प्रोफेशन है और इसमें आपको अकेले ही चलना होता है। अगर आप भेड़ चाल में चलेंगे तो फिर आगे चल के आप किसी गड्ढे में गिर सकते हैं और अपना नुकसान करवा सकते हैं। आप खुद सोचो कि ये सारे आईपीओ एक साथ क्यों आ रहे हैं।
ये सारे आईपीओ एक साथ इसलिए आ रहे थे क्योंकि अभी मार्केट बुलिश फेज में है और ऐसे में ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं और वो ज्यादा आईपीओ में अप्लाई करेंगे। इवन आजकल तो बहुत सारे कॉमन लोग जिनको फाइनेंस की कोई खास नॉलेज नहीं है वो भी आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं। तो कंपनीज ये सब जानती हैं, वो चाहती हैं कि उनका जो आईपीओ है वो फुली सब्सक्राइब हो जाए, इसलिए वो एक प्लान टाइमिंग के साथ जब मार्केट में पॉजिटिविटी बनी हुई होती है तब अपना आईपीओ लेकर आती हैं। और अगर कभी बियर फेज शुरू हो जाता है तो कंपनीज अपने आईपीओ को पोस्टपोन कर देती हैं। तो आपने सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करनी है, सिर्फ जिसका नाम, जिसकी तारीफें आपको सुनाई दे रही है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, क्योंकि आपको बेवकूफ बनाने के लिए कई बार कंपनीज हजारों लोगों को करोड़ों रुपए खर्च करके हायर करके रखती हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप शेयर मार्केट के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और अगर आप ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, यहां से आपको बहुत अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएगी। धन्यवाद।